स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। विनय कुमार सिंघल के साथ देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। आखिर हाथरस बहन मनीषा वाल्मीकि कांड में जो संभावना थी वही हो गया। इसमें एक आरोपी को सज़ा मिली, 3 सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की रिपोर्ट। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। रक्तदान भारत मां के लाल राजीव के नाम पर मैंने और देश में बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं ने राजीव जी को याद करते हुए अपना रक्तदान देश के नाम किया है। आज की प्रेस वार्ता हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर 2020 लगभग 6 साल पहले एक घटना जिसने मात्र उत्तर प्रदेश नहीं राजधानी दिल्ली और देश को हिलाकर रख दिया था। 14 सितंबर 2020 को आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की एक गरीब परिवार की दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। 29 सितंबर को उस बेटी की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाती है। 30 सितंबर को रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर उसका शव फूंक दिया जाता है, जिसमें ना परिवार की सहमति थी ना परिवार शामिल था। पता लगता है तो राहुल जी और प्रियंका जी, पूरे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 अक्टूबर को हाथरस में उस पीड़िता उसके परिवार को मिलने की कोशिश करते हैं, पीड़िता के परिवार को, और पुलिस हिरासत में पुलिस द्वारा ले लिया जाता है। और 2 मार्च 2023 को पता लगता है कि बलात्कार के आरोपी जो थे 4, उनमें से 3 को बरी भी कर दिया गया है। और 6 साल में लोग उस मामले को भूल गए, मामला खत्म हो गया, लेकिन घाव अभी तक भरे नहीं। और अब एक डॉक्यूमेंट्री जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूं, क्राइम डॉक्यूमेंट्री है हाथरस 16 डेज। ये 3 एपिसोड है जिसे मैंने भी जब देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। 6 साल पहले हुए इस सामूहिक बलात्कार में किस तरीके से पूरा सिस्टम शामिल था, दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन शामिल था कि किसी भी कीमत पर उस दलित गरीब बेटी को और उसके परिवार को न्याय ना मिले। इसको लेकर खूब प्रयास हुए और उन्हीं प्रयासों को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत से सवालिया निशान आज फिर खड़ा करती है। उसी को लेकर मैं अब आपके सामने आई हूं। मैं कहूंगी कि उस डॉक्यूमेंट्री की जो शुरुआत के कुछ क्षण है और उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर के बयान इस डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाए गए हैं, पुलिस अधिकारी के बयान जो स्वीकार कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, ये कोई फिल्म मूवी नहीं है, ये एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, सच्चाई है। और जो लोग शामिल थे उन सबके बयान इस डॉक्यूमेंट्री में देश के सामने हैं, जो मैं भी रखना चाहती हूं। सो मैं अपनी टीम को निवेदन करूंगी, ये वो डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत है। आवाज तेज करिए। सर, ये क्या चल रहा है? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? मुझे नहीं पता। आवाज तेज करती चलो। 16 सितंबर 2020 की घटना है। दुपट्टा लेके और उसको बाजरा के खेत में खींच के ले गए। मम्मी, मेरे साथ में ये गलत हुआ है। जब मैंने उठाया ना बहन को, उसके हाथ पे लटक गया एकदम। उसकी छोटी बहन के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। चारों के रामू, लवकुश, रवि, संदीप, ये आवाज तेज करती जगह करो। दलित का, ये बात थी एक औरत की। अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आज इस बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह दम तोड़ दिया। यहाँ पुलिस सुरक्षा में शव को ले जाया जा रहा है। हमारे बिना किसी के बॉडी ले गए।
आजकल इतना प्रशासन इतना टाइट हो गया है। अधिकारी आए और उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? ताले में बंद है अपने ही घर में, हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वो। हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। ये कहीं नहीं लिखा है दाह संस्कार कब रात में नहीं होता है। Now you are even snatching away the rights of her being cremated respectfully. हटिए एक सेकंड, हटिए। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। हम लोग को बोलते हैं कि हिंदू हैं, कौन से रीति रिवाज में हम हिंदू हैं? रात के 2:30 बजे जब बॉडी को जला दिया तो हिंदू रीति रिवाज में तो ये होती नहीं है, तो उसकी आत्मा तो भटके ही। उस बेटी को लास्ट में किसी परिवार के उसको मुंह नहीं दिखाने दिया। का थोड़ा इशू रहा है, लेकिन ये हम लोग डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री के 3 एपिसोड को आप देखेंगे और उसमें आपका जो बयान, जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट है वो खुद इसमें ये कह रही हैं कि बच्ची को लाने से पहले सारे तरीके से सबूतों को नष्ट कर दिया गया था। बच्ची को नहला दिया गया था, उसे साफ कर दिया गया था, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट आज भी कहती हैं कि उन्हें जांच में ये पूरा विश्वास था कि बच्ची के साथ बलात्कार, दुष्कर्म, जबरदस्ती, जो शब्द वो कह रही है अपनी डेड डिक्लेरेशन, मरने से पहले बच्ची का बयान तक को नहीं जो है पूरे मामले को आगे बढ़ाने में कंसिडर किया गया कि बच्ची मरने से पहले बता रही है मुझसे जबरदस्ती हुई है। और गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि हाँ, बच्ची के साथ उन्हें ऐसा है कि गलत हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों को जब कोर्ट के सामने चीज़ें पेश की गई वहाँ नहीं रखा गया। केस को पुलिस द्वारा कमज़ोर कर दिया गया, जिससे आरोपियों को बच निकलने में सरकार और पुलिस ने पूरी मदद की। मैं अब गायनेकोलॉजिस्ट, जो महिला डॉक्टर बच्ची की पूरी जांच कर रही थी, उसका बयान इस डॉक्यूमेंट्री में जो आया है वो आपके सामने रख रही हूँ। And on gynecological examination, yes, I felt she has been violated. Yes, but we could not collect evidence. So, case went haywire, I would say, and probably justice was not given. गायनेकोलॉजिस्ट कह रही है उन्हें भी महसूस होता है कि पुलिस न्याय दिलवाना ही नहीं चाहती थी। बच्ची के साथ जिस दिन अपराध हुआ 14 सितंबर को, उसके लगभग 8 दिन के बाद सबूत जुटाए गए पुलिस के द्वारा। उसके कपड़े और उसके जो भी चीजें एविडेंस हो सकती थी, जुटाई जा सकती थी, वो उस समय नहीं जुटाई गई। और 8 दिन की देरी में जितने भी सबूत थे, इवन क्रूशियल फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर जो उन्हें फांसी के तख्तों पर भी पहुंचा सकते थे, वो भी जो है कोर्ट में पेश नहीं किए गए। इस डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरह से गर्ल के साथ गलत हुआ है, लड़की के साथ एविडेंस को पुलिस द्वारा बर्बाद किया गया, ये बात सामने आती है। इतना ही नहीं, पुलिस का भी पक्ष इस डॉक्यूमेंट्री में सामने आता है। फॉर्मर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी प्रशांत कुमार जो उस समय थे, इस डॉक्यूमेंट्री में उनका भी बयान है जो मैं अब आपके सामने रखना चाहती हूं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कैमरा पर कि मेडिकल होती, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन किया होता, सबूतों को समय पर एकत्रित किया होता, तो अपराधियों को सजा मिल सकती थी, जिसका फायदा जो है वो अपराधियों को मिला और वो रिहा कर दिए गए। वो यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस को सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो बनती थी वो नहीं किया गया। वो एक थाने से दूसरे थाने में चले गए, पूरे केस को उन्होंने जो है वो खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका ये भी कहना है कि इस केस की पुलिस के रोल की एसपी वहां उपस्थित थे, डीएम उपस्थित थे, मजिस्ट्रेट उपस्थित थे, इन सबकी उपस्थिति में
शव को रात को 2:30 बजे जलाया जाता है और हर तरीके से सबूत को आनन फानन में नष्ट किया जाता है। तो इसके पीछे किसका हाथ था, किसके इशारों पर या दबाव में ये सब चीज हो रही थी, ये पूरी तरह से एडीजी, फॉर्मर एडीजी के बयान में, गायनेकोलॉजिस्ट के बयान में है। और आज सच्चाई ये है, दुख से कहना पड़ रहा है कि आज तीनों बलात्कार के जो दोषी और फांसी होनी चाहिए थी वो रिहा हैं, वो आजाद घूम रहे हैं। जो पुलिस वाले इस मामले को पूरी तरह किसी के दबाव में कमजोर किया है, वो भी मुझे लगता है कि प्रमोशन लेकर किसी दूसरी जगह इसी तरह की वारदात को दबाव में, लालच में, उन्नति पदोन्नति के लालच में कितने ऐसे मामले जो है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़े भी दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति हर तरीके के अपराध में नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। सो ये बेहद ही हमारे लिए दुख और चिंता की बात है। मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री, इसमें जो बयान है और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर दोबारा से मामले चलने चाहिए और हर तरीके से एफआईआर ना करना पहले हफ्ते में, एविडेंस ना जुटाना पहले 8 दिन के अंदर। एसपी, डीएम, मजिस्ट्रेट कौन थे जिन्हें सिर्फ पद से उस समय यहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया, इन सब के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। और मैं फिर कहूंगी, आज जो मामले हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये एक हाथरस का मामला भी है। क्योंकि अगर इसमें कार्रवाई हो गई होती, इसमें न्याय मिल गया होता, उसमें पुलिस की जांच, कोर्ट, एविडेंस, मेडिकल, एफआईआर, हर चीज एक उदाहरण बन सकती थी कि कैसे एक मामले को बेहतरीन तरीके से जो है वो पेश किया जा सकता था कि अपराधियों में डर पैदा हो और सजाएं मिलती। तो शायद आज उत्तर प्रदेश 2026 में हम देख रहे हैं कि 24 के आंकड़ों में अव्वल नंबर पे ना खड़ा होता। मैं खुद विक्टिम का जो परिवार है, जो अब हमारे बीच में नहीं रही, उसके परिवार आज भी डर और खौफ में है। आज भी उस परिवार से, हाथरस की इस दलित गरीब बेटी के परिवार के साथ जो भी वायदे किए गए, मैं आपसे कहूंगी एक बार उस परिवार को आज भी मिलिए जो डर के साए में है, जिन्हें बंद कर इतने सालों से रखा और जिनसे जो भी मुआवजे की बात हुई, सरकारी नौकरी परिवार को देने की बात हुई, सुरक्षा की बात हुई, वो इन 6 सालों में पूरी तरह डर और खौफ में है। मेरी पीड़िता जो अब नहीं रही, उसके भाई से भी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई, बात हुई। और ये सब खेल आज भी इस देश में दुख और चिंता की बात है कहते हुए कि जारी है। अब इसमें कांग्रेस ऐसा नहीं है कि ये 2020 का मामला था, हमने उठाया। हम लोगों ने 1 अक्टूबर का, जिनको लगता है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस को बोलना चाहिए था, हमारे खुद नेता, मैं देख रही थी, मुझे अपना भी याद है, मैं वहीं पर उपस्थित थी 1 अक्टूबर, जिस 30 सितंबर को शव जब रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर, परिवार नहीं था वहां पर, परिवार को बंदी बना दिया गया था, डीएम, एसपी, पुलिस की उपस्थिति में उसे आनंद फानन में रात को 2:30 बजे पीड़ित परिवार चिल्ला रहा है कि बच्ची को एक बार घर ले जाने दीजिए, बच्ची का चेहरा देखने दीजिए। और उसको 8 बजे के बाद जो है हमारे रीति रिवाजों के अनुसार वो परिवार कह रहा है कि नहीं, आप जलाइए शव को, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। ये उनका विश्वास था, जो आज तक उन्हें ऐसा डर और खौफ है कि बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि हम प्रार्थनाओं में कहते हैं कि आत्मा को शांति दो, यानी कि हम मानते हैं कि आत्माएं हैं जिसकी शांति के लिए मरने के बाद हम प्रार्थना करते हैं। और उस परिवार को लगता है वो आत्मा बच्ची की आज भी भटक रही है। एक तो उसको न्याय नहीं मिला और उसका जिस तरीके से संस्कार होना चाहिए था वो सब भी नहीं हुआ। मैं वही आपको हमारे नेता 1 अक्टूबर सुनिएगा, अगर राहुल जी, प्रियंका जी परिवार तक उस दिन 1 अक्टूबर 2020 की तस्वीरें हैं, कोरोना महामारी के दौरान आप देखिए। इसमें देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर उस दिन प्रियंका जी और राहुल जी को पुलिस ने डीएनडी फ्लाईओवर पर ना रोका होता, वो परिवार के पास पहुंच चुके होते, तो 2023 में ये अपराधी बरी नहीं होते, ये हमारा विश्वास था। सिर्फ यही कारण था, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को पुलिस ने उस समय हिरासत में लेकर डीएनडी फ्लाईओवर पर रोका रखा और कभी भी परिवार से लोगों को जो न्याय के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहते थे, उन्हें नहीं खड़े होने दिया। है तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। सर, इस एपिडेमिक में राहुल गांधी
एपिडेमिक में अकेले चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे अकेले चलने दीजिए, प्यार से हो जाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है सर, आपके साथ ये आपके लोग लाठी क्यों चला? नहीं तो फिर आप मुझे बताओ, आप 144 आप कोई और कानून लागू कर रहे हैं। देखिए राहुल जी को, और अभी भी ये खेल चल रहा है, मैं क्यों उसका जिक्र आज कर रही हूं। आज भी जब हम पीड़िता और उसके परिवार को मिलने की कोशिश करते हैं, इस तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं कि आप नहीं जा सकते। राहुल जी और अब तब भी और आज भी हम कहते हैं कि एक अकेला भी जा सकता हो, आपके साथ चलते हैं, लेकिन पीड़िता तक पहुंचने दीजिए, उसकी लड़ाई कमजोर ना हो। यहां पर बच्ची के साथ जहां तक चीजें सामने आई, इस डॉक्यूमेंट्री को मैं कहूंगी आप जरूर देखिएगा कि वो पूरी तरह से सीवियर इंजरीज थी, स्पाइनल कोड उसकी टूट चुकी थी, उसको जो है पूरी तरह से उसको जो है घसीटा गया था गले में दुपट्टा डाल के, जो उसके पिता भी कह रहे हैं, और उसको स्ट्रेचर नहीं दिया गया, उसको व्हीलचेयर स्ट्रेचर पर नहीं लाया गया, उसे एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की गई, उसके परिवार उसको एक टेम्पो पर लाद कर हाथरस से सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे, जहां उस बच्ची की मौत हो गई। उस मौत से पहले भी उसने जो बयान दिया कि बलात्कार मेरे साथ हुआ है, उसको नहीं कंसिडर किया गया, और रेप के जो धाराएं थी उसे हटा दिया गया कि रेप की धारा नहीं साबित होती है, हत्या जो है वो भी नहीं थी, इसलिए तीनों आरोपी बरी कर दिए गए। सो मैं इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार और उसके अधीन पूरे व्यवस्था और सिस्टम पर आज फिर सवालिया निशान खड़ा करती हूं और पूछना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार से कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, जो क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, हाथरस के वो 16 दिन में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो पुलिस और जो भी एविडेंस सबूत सामने आ रहे हैं, जो दोषी पुलिस वाले हैं, उन सब पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आज भी कोई कार्रवाई करेगी, या जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा बेटी बचाओ की बजाय अपने अपराधियों को, अपराध में शामिल अपने नेता और सरकार को बचाने का काम कर रही है, वो यूं ही शर्मनाक तरीके से जारी रखेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। जी अलका जी, हाथरस हो, उन्नाव हो या बिल्किस बानो जैसा केस हो, क्या इन मामलों में न्याय में हुई देरी पीड़िताओं के विश्वास को कमजोर नहीं करती? मेरा दूसरा सवाल, डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए तथ्यों के बाद सरकार को अपनी भूमिका पर देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी, ये डॉक्यूमेंट्री ने एक बार फिर से इस बात की जो है पोल खोली है कि सरकार जो दावे करती है बच्चियों को न्याय मिलता है, सच ये है कि इस देश में पीड़िताओं के लिए न्याय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल मैं कहूंगी आपको कि लड़ाई को और उम्मीदों को कमजोर करती है। अगर फिर मैं कहूंगी राहुल जी, प्रियंका जी पहुंचे होते तो लड़ाई कमजोर नहीं, उस लड़ाई को ताकत मिलती और दोषियों को फांसी और सजाएं मिलती, लेकिन बाधाएं लाकर सरकार खुद जो है वो लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को कमजोर करती है। आपने कहा देश से, बिल्कुल मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को, देश से, देश के सभी पीड़िता और उनके परिवार जो आज न्याय से दूर हैं, सबसे माफी मांगनी चाहिए कि ये पूरी तरह से सरकार का और सरकार के अधीन व्यवस्था का फेल्यूर था, जिसकी वजह से अपराधी आज आजाद घूम रहे हैं। बिल्कुल उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि वो जो भी उचित कदम अभी भी उठा सकते हैं वो उन्हें उठाना चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। केस न्याय में देरी क्या पीड़िताओं के विश्वास को कमजोर करते हैं? बिल्कुल कमजोर करता है। आपने सही कहा। आपने अगर बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं तो आपको भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। गुजरात में भाजपा की विधानसभा में भाजपा की सरकार विशेष प्रस्ताव लाकर अपराधियों को, दोषियों को, जो बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद है, उनको उन्होंने रिहा करने का आदेश देकर पीड़िता के साथ एक बार फिर से अन्याय करने का काम किया। और भाजपा ने पहली बार नहीं कर रही, भाजपा अपनी सरकार में पैरोल और बेल और सजाएं माफ करने का एक नंगा नाच खेल करके जो न्याय की लड़ाई है उसको कमजोर करने का बिल्कुल काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से इनको जो है इस तरह से घेरने का काम करती रहेगी ताकि हमारी बच्चियों को न्याय मिल सके। मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी था कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ नया तथ्य आता है सामने या कोई विरोधाभास आपको लगती है तो क्या इसको न्यायिक समीक्षा की मांग करेगी कांग्रेस? हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं, हम तो दोबारा कह रहे हैं कि सरकार इस डॉक्यूमेंट्री में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो खुद कह रही है कि एविडेंस कुछ
और कह रहे थे, क्योंकि 8 दिन बाद सबूत इकट्ठे किए गए, तब बहुत देर हो गई थी। बट एज अ डॉक्टर, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, जब मैंने उस बच्ची को देखा, मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, डॉक्टर कह रही है, मेरा जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, वो देखते इस बात को अपने आप में कह रहा था कि बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म गलत हुआ है। ये एक एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एडीजी, हमारे जो पूर्व पुलिस के हमारे एडीजी प्रशांत कुमार जी के खुद बयान में ये कहा जा रहा है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार को बनता है कि आपके फॉर्मर एडीजी का बयान है कि पुलिस ने एफआईआर करने में, सबूत जुटाने में, हर चीज में, और शव को तुरंत जला देने में 2:30 बजे पेट्रोल फूंक कर कि हम कुछ भी इकट्ठा ना कर पाए, इसमें पुलिस की जो है कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और वो भी जो है कटघरे में खड़े किए जाने चाहिए, जो उस समय नहीं किए गए वो अब किए जाने चाहिए। लेकिन अगर उस समय की जो पुलिस, जो डीएम और एसपी और सब अगर सरकार में ही बैठे, किसी एक आदमी के इशारे पर वो पूरा जो 16 दिन हाथरस का खेल हुआ उसमें शामिल थे कांड में, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो 20 में नहीं हुआ वो 26 में होगा। और अगर कुछ नहीं होता तो मान लीजिएगा सरकार में कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ इस सारे प्रकरण को खुद देखरेख में करवा रहा था कि दोषी बच जाएं और पीड़िता को न्याय कभी ना मिले जो में नहीं मिला। आपने अभी इसके अलावा एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, आपने अभी जिक्र किया कि जो 4 दोषी थे उसमें से 3 रिहा हो गए। क्या लगता है आपको कि आपने अभी जिक्र किया, एडीजी ने भी बताया कि जो देरी थी, जो कलेक्ट करनी चाहिए थी चीज़ें, जो मतलब कि जो जांच में सहयोग करती, वो सभी 8 दिन बाद इकट्ठी की गई और महिला को जो है नहला दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। आपको क्या लगता है किन लोगों का हाथ इसके पीछे था? बिल्कुल, सत्ता में बैठा हुआ कोई तो बड़ा आदमी था, कोई तो था जिसको संरक्षण जो है पूरी तरह से मिल रहा था कि हम हैं, आप इस पूरे केस को किसी तरह भी, अब वो जो 3 आदमी बरे हुए हैं दोषी, मैं तो उनको आज भी दोषी कहूंगी, जो बरी हो गए हैं, हाँ, उनका लिंक, उनके संपर्क क्या थे, किनके साथ थे, इसकी जांच अगर आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सी बड़ी मछली या बड़ा आदमी सत्ता का था जो इस तरीके से निर्देश दे रहा था कि 2:30 बजे शव फूंक दीजिए। एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, एफआईआर नहीं हुई 1 हफ्ते तक, 8 दिन तक एविडेंस नहीं जुटाए गए, बच्ची का स्पाइनल कोड पूरी तरह से घायल बच्ची को एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई गई, स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं कराया गया, परिवार एक टेम्पो में लाद कर उस बच्ची को इलाज के लिए जिंदा रखने की लड़ाई को लेकर सफदरजंग तक पहुंचता है, वहां बच्ची की मौत हो जाती है। और बच्ची का जो मरने से पहले स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। तो मैं पक्का इस बात का विश्वास हो चुका है कि सरकार में ही बैठा वो आदमी है जिस वजह से ये बच्ची को और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और दोषी बरी हो गए हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो त्रिशा का केस है और डाउरी वाला जो केस आया था सामने, सीएम ने कहा है कि अब सीबीआई को भी उन्होंने लिखा है पत्र कि वो इस केस को देखें। पूरा केस के बारे में आप कैसे देखती हैं और सीबीआई की जांच की जो बात है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जब आंकड़े आए कि देश में 5000 से अधिक 2024 में ही दहेज हत्याएं हुई हैं, जला दिया गया है, फेंक कर छत से मार दिया गया है, फांसी लगा ली गई है, पर इसको कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक वीडियो मैंने भी शेयर किया है जब ये मामला आया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो एक बच्ची ने मुझे अपना वीडियो दोबारा भेजा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उस बच्ची का वीडियो व्हाट्सएप मैसेज रात को लगभग 11:15 बजे मैंने तुरंत उसको जो है, जो मदद हम कर सकते थे, मैंने उसकी मदद की और उसको वीडियो को शेयर भी किया। बात यह है कि एफआईआर नहीं होती है, इस मामले में भी एफआईआर शिकायत दर्ज करने में देरी की गई और सबसे बड़ी बात गिरफ्तारी नहीं है। पति फरार चल रहा है, वकील है, वो अपने कानून अधिकार बता रहे हैं, उनकी जो सास है वो खुद पूर्व में जज रही हैं और जिस तरह के बयान उनके सुनने में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्ची को जो हमारे बीच में नहीं रही उसको टॉर्चर करने पर मानसिक रूप से हर तरीके से उसका भी बहुत बड़ा हाथ है और अब तक उनकी भी गिरफ्तारी बनता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है जब उसके साथ कुछ हुआ तब वो सीढ़ियों से 3 आदमी उसको नीचे सीढ़ियों से, वो तब जिंदा थी नहीं थी मालूम नहीं, ला रहे हैं, लेकिन उस समय ये जो उनकी सास कह रहे हैं जो पूर्व जज थी वो वही घूम रही है सीसीटीवी फुटेज में। और उसके बाद जिस तरह से मीडिया में आकर वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, मुझे लग रहा है अभी तक उनकी दोनों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर यहां पर भी कुछ नहीं होता है तो
भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।